हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 2 को इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे। यूनिट नंबर 2 जो है, इसमें हम सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे विद एडवांस सीएसएस। जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा इस साल इंक्लूड हुआ है। तो एज पर द टू लेटेस्ट सिलेबस आज हम इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा सीएसएस। बेसिकली सीएसएस है क्या? सीएसएस इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। सीएसएस क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी यूज होती है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या अपना घर बनवा लिया है, अब आपको अपने घर में क्या कराना है? पेंट कराना है। तो वही काम करता है हमारा सीएसएस। जैसा आप अपने घर में स्टाइलिंग के लिए क्या कराते हैं? पेंट कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस लगाते हैं, आप फोटोग्राफ्स लगाते हैं। तो वही काम हमारा करता है सीएसएस। सीएसएस क्या करता है? हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को, एचटीएमएल एलिमेंट्स को ब्यूटी प्रोवाइड करता है, उनको स्टाइलिंग करता है, उनको कलर प्रोवाइड करता है, एनिमेशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। CSS हमें ये बताता है कि HTML एलिमेंट हमारे किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, किस तरीके से हमें ब्राउजर पे दिखेंगे। ठीक है। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्या है हमारा? CSS इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर योर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिजाइन एंड द लेआउट। ये हमारा क्या बताता है? CSS हमारा इसलिए यूज होता है कि जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे अपने वेब पेजेस के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है, हमारा लेआउट हो सकता है, उसके अंदर हमें कुछ भी एड ऑन करना हो, इमेजेस एड ऑन करनी हो, कुछ किसी भी आपको टेक्स्ट को सेंटर में लाना हो, ये सब किसकी हेल्प से करेंगे? आप सीएसएस की हेल्प से। सीएसएस एक बहुत मोस्ट पावरफुल वेपन है एचटीएमएल एलिमेंट्स के लिए, कि आपने स्ट्रक्चर तो बना लिया लेकिन आपको उसे यूजर फ्रेंडली इंटरेक्टिव किसकी हेल्प से बनाएंगे? सीएसएस की हेल्प से। क्योंकि आप उसमें कलर प्रोवाइड करा सकते हैं, एनिमेशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, इमेजेस, और हर चीज को अपने अकॉर्डिंग उसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा सीएसएस है वो 3 टाइप्स का होता है। Types of CSS: inline CSS, internal and external. There are 3 type of CSS. अब inline CSS क्या होते हैं, external CSS क्या होते हैं, और internal CSS क्या होते हैं, अब हम वो देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा inline CSS. Inline CSS यानी CSS is written directly within the HTML element using the style attribute. हमने HTML के अंदर ही, जो आपने HTML की फाइल बनाई उसके अंदर ही हमने कोई भी एलिमेंट को, अगर हमें चाहते हैं कि जो मैंने H1 में कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लिखा है टेक्स्ट, H1 में मैंने अपना नाम लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चाहती हूँ उसका कलर क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो उससे और सिर्फ मुझे उसका कलर चेंज करने के लिए मैं किसका यूज करूंगी? इनलाइन सीएसएस का। यानी सिर्फ उसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर मैं स्टाइल टैग का यूज करके सिंपली उस एलिमेंट को क्या कर दूंगी? कलर दे दूंगी। वही मैंने इसमें लिखा है, सीएसएस इज रिटन डायरेक्टली विद इन द एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ वेब टेक्नोलॉजी, मैं चाहती हूँ कि जब ब्राउजर पे शो हो तो इसका कलर क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो मुझे अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं क्या करूंगी? इसी टैग के अंदर मैं क्या स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके और उसको कलर प्रोवाइड करा दूंगी, कलर उसका क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड इनलाइन सीएसएस। यानी एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट एचटीएमएल फाइल के अंदर ही हम एक एलिमेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपनी इनलाइन सीएसएस। अब हम देखेंगे हमारी इंटरनल सीएसएस क्या होती है। अब ये जो हमारी इनलाइन सीएसएस होती है वो क्या होती है? क्विक एंड इजी टू अप्लाई टू द इंडिविजुअल एलिमेंट। किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट के को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, कि हमें किसी भी एक एलिमेंट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, उसको कुछ भी देना है, तो उसके लिए हम बहुत इजी वे है कि हम इनलाइन सीएसएस का यूज करें। ये बहुत क्विक होती है और बहुत इजी होती है। नेक्स्ट क्या है हमारी इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होती है? सीएसएस इज रिटन विद इन द स्टाइल टैग सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल। हमारा एचटीएमएल कोड के अंदर हम एक स्टाइल टैग बनाएंगे। हमने जो भी एचटीएमएल लिखा हुआ हम एक अलग से स्टाइल टैग का यूज करके उसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन करेंगे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ही। उसको हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ, हम चाहते हैं उस पैराग्राफ का कलर क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। तो हम किसका यूज करेंगे? स्टाइल टैग का यूज करके हम उसका कलर क्या कर देंगे? ब्लू कर देंगे। ये होती है हमारी इंटरनल सीएसएस। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस जो हमारी होती है वो क्या होती है? उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं।
फिर उसको लिंक करते हैं सीएसएस से, उसके बाद हम स्टाइलिंग का वर्क करते हैं। बेसिकली हम सबसे ज्यादा क्या वाइडली यूज हम एक्सटर्नल सीएसएस ही करते हैं। हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, उसको लिंक करते हैं और फिर हम स्टाइलिंग करते हैं अपने एलिमेंट्स की। ठीक है, क्या होता है, सीएसएस इज रिटन इन द सेपरेट डॉट सीएसएस। डॉट सीएसएस क्या एक्सटेंशन है, जैसे आपने देखा कि डॉट एचटीएमएल क्या होता है, एक्सटेंशन होता है एचटीएमएल फाइल का। तो डॉट सीएसएस क्या है, हमारा सीएसएस फाइल की एक्सटेंशन है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमने फाइल क्रिएट की है वो कौन सी है, सीएसएस फाइल है। ठीक है, अब लिंक टैग का हम यूज करके उसको लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो आई होप आपको इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस आपको क्लियर होगा। अब क्या है हमारा एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस, जो कि हमारे AQ 2021-22 में पूछा गया था। तो एडवांटेजेस हमारी क्या क्या हो सकती है सीएसएस की। पहला क्या है, सीएसएस सेव टाइम। सीएसएस क्या करता है, हमारा टाइम को सेव करता है। नेक्स्ट क्या है, पेज लोड फास्ट। पेजिंग की जो लोड रीलोड जो हम बार बार करते हैं वो हम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा टाइम, हमारा जो टाइम है वो भी क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। नेक्स्ट है इजी मेंटेनेंस। काफी इजी मेंटेनेंस है, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है रियूजेबिलिटी, आप सीएसएस के कोड को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सेवरल एडवांटेजेस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेलेक्टर इन सीएसएस। बेसिकली सेलेक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं, हमें इसे सेलेक्ट करना है। तो इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, सेलेक्टर की नीड होगी। अब हमारे पास 4 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर यानी किसी के नेम पे, कोई एलिमेंट है उसके नेम पे सेलेक्ट करना, उसको बोलेंगे हम सिंपल सेलेक्टर। फॉर एग्जाम्पल H1 टैग, ये टैग सेलेक्टर्स होते हैं, P टैग, इनके नेम पे ही हम इनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन सेलेक्टर। सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन देम। हमारे पास 2 एलिमेंट है, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2। उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी हम उसको कंबाइन करते हैं और फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन सेलेक्टर ये होता है, यानी जो भी एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करके फिर हम उन दोनों एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास सेलेक्टर। आप सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर होगा। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, ये भी एक ऐसी सेलेक्टर होता है, लेकिन इसका एक नोटेशन होता है। आप जब भी किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो उससे पहले आप डॉट लगाएंगे। डॉट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन से सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं, क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कि हम किस तरीके से क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरीके से आईडी सेलेक्टर भी हमारे एक सेलेक्टर है किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। इसकी नोटेशन क्या है, हैश। हैश ये बताता है कि जो भी हम सेलेक्टर यूज कर रहे हैं वो कौन सा सेलेक्टर है, हमारा आईडी सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही यूज करते हैं हम ज्यादातर। आप देखोगे ना, जब भी सीएसएस अगर आपने यूज भी की हो, इम्प्लीमेंट भी की हो, तो आप देखोगे कि क्लास और आईडी का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे सीएसएस कमेंट्स। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं कमेंट्स, उसी तरीके से सीएसएस में कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन योर कोड एंड मे हेल्प यू व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट आ लेटर डेट। आपने आज कोड लिखा, आप 1 साल बाद उस कोड को कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं, ताकि अगर आप 1 साल बाद उसमें कुछ चेंज करें तो आपको दिक्कत ना हो। हम कमेंट्स में उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि ये काम ऐसे हुआ है, इसमें हमने इस तरीके से किया, तो वो हमारे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अ कमेंट विल बी इग्नोर बाय ब्राउजर। ब्राउजर कमेंट को इग्नोर करता है। जब भी ब्राउजर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वो जो भी कमेंट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमेंट, 2 टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। अगर आप सिंगल लाइन में कमेंट लिख रहे हैं वो सिंगल लाइन, मल्टी लाइन यानी आपने अपने कोड में काफी जगह क्या लिखा है, कमेंट्स लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फाइल को क्रिएट करते हैं, सीएसएस को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, वहां हम पूरा देखेंगे, जिससे हमें जो सीएसएस का बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हमारा क्लियर होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि सीएसएस को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है सीएसएस फाइल क्रिएशन, यानी सीएसएस की जो हम फाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लिंकिंग, सीएसएस बॉयलर प्लेट, अंडरस्टैंडिंग सीएसएस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड विड्थ, डिव, क्लास एंड आईडी, बैकग्राउंड कलर, कलर टेक्स्ट फॉर्मेट एंड फॉन्ट्स। ये 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम किस तरीके से फाइल को क्रिएट करना, डिव क्या होती है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, टेक्स्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? हम इन टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे।
सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सीएसएस फाइल क्रिएशन, यानी सीएसएस की फाइल को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हमने देखा कि जब हम एचटीएमएल का कोड लिखते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि एचटीएमएल सबसे पहले मेन पॉइंट होता है हमें एचटीएमएल की फाइल को क्रिएट करना। इसी तरीके से सीएसएस में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम सीएसएस की फाइल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आपको न्यू फाइल का ऑप्शन दिखेगा, न्यू फाइल पे जाएंगे। यहाँ आपको सबसे पहले फाइल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया स्टाइल डॉट सीएसएस। क्या है? एक्सटेंशन, जो कि आपको पता है कि एक्सटेंशन है। जैसे हमने एचटीएमएल में देखा था डॉट एचटीएमएल, डॉट सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जाएंगे तो डॉट सीपीपी, सीएसएस में जाएंगे तो डॉट सीएसएस। ये सब क्या हो, ये एक्सटेंशन होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि जो हमने फाइल क्रिएट की है वो किसकी फाइल है। एचटीएमएल की है, सीएसएस की है, सी की है, सी प्लस प्लस की है, जावा की है, जावा स्क्रिप्ट की है। ठीक है। अब हमने देखा हमारा जो पहला था सीएसएस फाइल क्रिएशन, ये हमें पता चल गया कि हमें फाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो हमने ये टॉपिक, अपना फर्स्ट जो टॉपिक है, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लिंकिंग, यानी हम एचटीएमएल और सीएसएस को किस तरीके से लिंक करेंगे। अब एचटीएमएल अलग फाइल है, सीएसएस अलग फाइल है, लेकिन हमें तो कंबाइनली इन दोनों को वर्क करना है कि हम जो भी लिखें, एचटीएमएल में स्ट्रक्चर बनाएँ तो उसको हम कलर भी दे पाएँ, उसको हम स्टाइलिंग भी दे पाएँ। तो उसके लिए हमें इन इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि वो लिंक हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आप जाएँगे अपने टाइटल के ऊपर, यहाँ आप लिखेंगे LI, तभी आपके सजेशंस में आ जाएगा लिंक कॉलन CSS। इस तरीके से आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक लिंक दे देगा कि हमने किसको कर दिया है, अपने स्टाइल डॉट CSS को क्या कर दिया, HTML से लिंक कर दिया है। तो ये जो हमारा इस तरीके से आप लिंक करेंगे। अब जो HTML और CSS फाइल है वो हमारी एक दूसरे से क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से लिंक करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अंडरस्टैंडिंग लिंकिंग एंड CSS फाइल क्रिएशन, कि हम CSS को किस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड लिंकिंग हम किस तरीके से करते हैं। अब हम देखेंगे सीएसएस बॉयलर प्लेट, यानी सीएसएस की बॉयलर प्लेट क्या होती है। जैसे हमने एचटीएमएल में देखा कि हमें ये जो एचटीएमएल का कोड लिखने के लिए आपको एक बॉयलर प्लेट चाहिए होती है, यानी बहुत असेंशियल कोड जो आपको हेल्प करेगा उसको लिखने में, जो आप कोड लिख रहे हैं उसको ब्राउजर पे शो करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे कि सीएसएस के लिए हमें कौन सा बॉयलर प्लेट चाहिए होता है। अब बॉयलर प्लेट हमें इसमें खुद से लिखना पड़ता है, वो क्या है, एम यानी मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, यहाँ ये ही लिखना होता है आपको, बॉक्स साइज इज बॉर्डर बॉक्स। फिर आप यहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप HTML कॉमा बॉडी, और उसको हाइट विड्थ दे देंगे कि विड्थ इनकी क्या है 100% है, और जो हमारी हाइट है वो क्या है, हमारी हाइट क्या है, हमारी 100% है। ये जो है ये है हमारा बॉयलर प्लेट ऑफ सीएसएस, यानी जब भी आप सीएसएस का कोड लिखेंगे तो आपको ये एसेंशियल पार्ट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। इसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, अपने सीएसएस के कोड को रन कर पाएंगे और आप देख पाएंगे उसे ब्राउजर पे। ठीक है। क्या क्या देख लिया, अब हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर होता है कि हमने क्या देख लिया कि सीएसएस बॉयलर प्लेट को हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, अंडरस्टैंडिंग सीएसएस की। बेसिकली अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सीएसएस है क्या, सीएसएस किस तरीके से वर्क करती है। अब हमने ये जो सब चीज देखी है हमारी सीएसएस के अंदर ही आती है। अब सबसे पहले हम जो देखेंगे, हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे अपना डिव का, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट विड्थ एंड डिव। सबसे पहले हम देखेंगे डिव का, DIV। आप डिव बनाएंगे तो ये एक डिव, अब ये डिव है क्या, आपको दिख रहा है ये एक टैग है, लेकिन ये वर्क क्या करता है। ये जो डिव है ये हमारे एक तरीके से कंटेनर होता है। अब कंटेनर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, ये हमारी एक डिव है। अगर आपने ये लिखा तो इससे एक इमेजनरी क्या बन गई, इससे एक इमेजनरी डिव बन गई है, यानी एक हमारे पास स्पेस आ गया है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बास्केट होती है, उस तरीके से एक बास्केट हमारी क्रिएट हो गई है। अब उसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। डिव मतलब एक कंटेनर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि हमारा जो डिफ का कॉन्सेप्ट है वो हमारा है क्या, क्योंकि सबसे पहले आपको डिफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपको डिफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी भी एलिमेंट को, आपने काफी सारी एलिमेंट बनाए हैं, किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना कि वो एलिमेंट, हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे सीएसएस के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, आईडी एंड क्लास। आईडी क्लास है क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने डिफ क्रिएट कर लिया, यानी हमने कंटेनर क्रिएट कर लिया। अब मैंने इसको क्या दे दी, क्लास दे दी, कि क्लास मैंने इसको क्या दे दी कि बॉक्स। इसी क्लास क्या है, बॉक्स, यानी एक जो हमारा डिव था कंटेनर था, उसके अंदर हमने उसको बता दिया है कि उसको टारगेट कर रहे हैं, किससे टारगेट कर रहे हैं, उसका नेम क्या है, बॉक्स। ठीक है।
अब जो हमारा क्लास का जो एक्सटेंशन होता है कि क्लास को यहाँ हमने क्रिएट कर दिया एचटीएमएल के अंदर। अब हमें क्या करना है, मुझे इसको हाइट विड्थ देनी है कि मैं उसे ब्राउज़र पे शो कर पाऊँ, ब्राउज़र पे देख पाऊँ कि जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है, वो मैं ब्राउज़र पे देख पा रही हूँ। तो हमारा जो क्लास का एक्सटेंशन होता है, अब आपने टारगेट कैसे करना है? डॉट, डॉट यानी हम क्लास की बात कर रहे हैं। उसका नाम क्या नाम रखा है आपने, उसका जो भी आपने डिव बनाया उसका नेम क्या रखा है, बॉक्स। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ हमने क्या कर दिया, उसको टारगेट कर दिया है। जब भी आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को सीएसएस में टारगेट करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, तो आप इस तरीके से करेंगे। इसी का ही कॉन्सेप्ट आता है हमारे आईडी। अगर आप किसी को आईडी देते हैं तो उसको एलिमेंट को किस तरीके से टारगेट करेंगे, हैश के साथ। सिर्फ इनके सिंबल्स अलग है। हैश यानी हम आईडी की बात कर रहे हैं, डॉट यानी हम क्लास की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगे कि हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को किस तरीके से सीएसएस में टारगेट करते हैं। अब हमें डिफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आईडी और क्लास समझ आ गई है। क्या देखना है, बेसिकली हाइट और विड्थ। हमने ये सब चीजें क्रिएट कर ली हैं। अब आपके पास कोई भी चीज है, जब तक आप उसको हाइट और विड्थ नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हाइट और विड्थ कब हम देखेंगे, अब मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, यानी एक डिव क्रिएट कर दी है, कंटेनर क्रिएट हो गया है। अब ये कंटेनर आपको दिखेगा नहीं, जैसे आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, आपको ब्राउज़र पे शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसको हाइट और विड्थ नहीं दी है। सिंपली आपको प्लेन आपको पेज दिख रहा है, लेकिन हमें क्या देखनी है? हमें देखनी है हाइट और विड्थ। बिना हाइट और विड्थ के वहाँ पे एलिमेंट नहीं दिखेगा। अब हमने क्या क्रिएट कर लिया? अब हमने जो बॉक्स है, अब हम उसको हाइट और विड्थ देंगे। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा बॉक्स है उसको हम विड्थ देंगे। विड्थ आपको पता होगा, अब हम आप कितनी भी दे सकते हो, 20%, 30%। मैंने क्या कहा कि उसको 20% मैंने क्या दी, विड्थ दी। विड्थ दी है तो हाइट भी मैंने कितनी दे दी, 20%। ठीक है? अब आप वहाँ जाएँगे, ओपन विद लाइव सर्वर, फिर आप देखेंगे कि आपको वो शो हो रहा है, नहीं हो रहा, वो अब भी शो नहीं हो रहा। वो अब भी क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि आपने कोई भी उसे कलर नहीं दिया है। अब आप उसको पता कैसे चलेगा? आपने हाइट वेट तो दे दिया, कुछ कलर वलर वगैरह तो आप देंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो हमारा बॉक्स है। अब मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ आता है कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड कलर का। आपने हाइट भी दे दी, विड्थ भी दे दिया, उस एलिमेंट को टारगेट भी कर दो, वो जब भी ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसको कोई कलर ही नहीं दिया है। जब तक आप कोई भी कलर नहीं देंगे, तो वो आपको विज़िबल नहीं होगा। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम यहाँ आता है हमारा बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट। बैकग्राउंड कलर, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर देंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या दिया, एक्वा बैकग्राउंड कलर दिया, और फिर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से अब ये दिखना चाहिए कि हमारा जो बॉक्स है वो क्रिएट। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि अब हमारे ब्राउज़र पे हमारा जो बॉक्स है, जो हमें क्रिएट करना था, वो हमें शो हो रहा है। हमने क्या हाइट विड्थ दी, ये हाइट कितनी है? 20%, विड्थ कितनी? 20% है। बैकग्राउंड कलर जो हमने दिया है वो हमें यहाँ विज़िबल है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कि हमें हाइट विड्थ और ब्राउज़र पे शो करने के लिए तो हमें क्या-क्या चीज़ें एसेंशियल है। ये नहीं कि आपने हाइट और विड्थ दे दी तो ये आपको तुरंत दिख जाएगा। हमें क्या चाहिए? हाइट विड्थ भी चाहिए, कलर भी चाहिए, सब चीज़ें हमें एसेंशियल पार्ट है हमारा। तो ये आप देख पा रहे हो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हम डिव क्रिएट करते हैं, वो हम इस तरीके से ही क्रिएट करते हैं, वो हमारा कंटेनर होता है, ठीक है? वही आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि हमने सिर्फ़ उसको हाइट और विड्थ दी, कलर दिया तो हमें यहाँ वो विज़िबल हो गया, ठीक है? अब यहाँ हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हमने कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने देख लिया हाइट और विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसका यूज़ केस होता है। हम डिव को समझ लें कि डिव हमारी क्या होती है, एक तरीके से कंटेनर की तरह वर्क करती है। क्लास और आईडी को हम समझ चुके हैं, क्लास और आईडी हमारी क्या होती है, एक तरीके से टारगेट, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम क्लास और आईडी का यूज़ करते हैं। हम बैकग्राउंड कलर भी समझ चुके हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर हम किस तरीके से करते हैं। अब हम देखेंगे कलर, टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट्स, इन सब का कि हम किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एच1 टैग आपको पता है कि हमने पहले हम पढ़ चुके हैं। एच1 टैग मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने कुछ कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, रैंडम टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 2, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अपनी वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब सिंपल है, आप इसे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो सिंपली आपको शो हो जाएगा ब्राउज़र पे कि वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 2। ठीक है? जैसे कि आपको दिख रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका जो कलर है, ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा है, ये ब्लैक से ना आए, ये हमारा किसी डिफरेंट कलर से आए। फॉर एग्ज़ाम्पल डार्क ब्लू कलर से आए या मैंने ग्रीन कलर से आए। तो उसके लिए हमारा जो यूज़ होता है, वो होता है हमारा कलर। बैकग्राउंड कलर
पूरे इसको कलर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाती हूँ कि बैकग्राउंड कलर और कलर का क्या यूज केस है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें बैकग्राउंड कलर का यूज करना है। बैकग्राउंड कलर यानी ये सब जगह, ये पूरा बैकग्राउंड, इसका हमें उस कलर का करना है, तो हम तब यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर, बीजी, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट का यानी जो वेब टेक्नोलॉजी का जो टेक्स्ट है, हम चाहते हैं इसका कलर हमारा क्या हो जाए, इसका कलर हमारा क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि ग्रीन हो जाए, तो उस टाइम में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, सिर्फ और सिर्फ कलर, बैकग्राउंड कलर का नहीं, कलर का। आई होप आपको क्लियर होगा कि बैकग्राउंड कलर और कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से वो हमारा होता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमारे टेक्स्ट हम इस तरीके से करते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जो भी ये हमारा H1 टैग है, इसका जो कलर हो जाए वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लास और आईडी का यूज करते हैं। लेकिन हम इसमें क्लास और आईडी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे प्रीडिफाइंड टेक्स्ट होते हैं, हम उसको उसके नाम से ही हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे कि H1 हो गया, H2 हो गया, H3, H4, H5, H6, ये टैग हो गए, P टैग हो गया हमारा, IMG टैग हो गया। तो ये हमारे ऐसे टैग है जो प्री डिफाइंड टैग्स है, जिनको हमें टारगेट करने के लिए कोई आईडी या क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारा क्या है, H1 टैग। H1 का हमें क्या चाहिए, H1 को हम इसी तरीके से टारगेट करेंगे उसके नेम से कि H1, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि H1 का जो कलर है वो क्या हो जाए, हमारा ग्रीन हो जाए, सिंपल, ग्रीन चाहते हैं हम। अब हम देखेंगे कि हमारा वो कलर जो है वो ग्रीन हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कलर है वो क्या हो गया, हमारा ग्रीन हो गया, यानी हमने जो कलर प्रॉपर्टी दी है उसका हमने यूज कर लिया है। अब इसी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट, कि बैकग्राउंड कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। अब यही देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसा कलर देंगे जिससे हमारा ग्रीन कलर दिख जाए, ठीक है। अब मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर बॉलीवुड। अब देखेंगे तो हम इसने क्या ले लिया, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है और ये है हमारा कलर, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड कलर लेंगे तो वो इस तरीके से कलर लेगा, अगर आप टेक्स्ट को कलर देंगे तो वो इस तरीके से देगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये हम किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आती है हमारी बात फॉन्ट साइज की, कि इसका जो साइज है हम चाहते हैं कि इसका साइज काफी बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लार्ज, स्मॉल, ये तो है ही, लेकिन आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाए, 20 पिक्सल। अभी 20 पिक्स 12 पिक्सल, 20 पिक्सल, फॉर एग्जाम्पल 12 पिक्सल अभी हम ले लेते हैं, 20 ज्यादा हो जाएगा, 12 पिक्सल मैंने ले लिया। अब पीएक्स यानी पिक्सल। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप फोन साइज देंगे तो पिक्सल में ही देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा फोन साइज हमारा कितना हो गया। अब आप देखोगे ये हमारा काफी छोटा हो गया है, यानी 12 पिक्सल इसका क्या है, फोन साइज है। अब हम चाहते हैं कि ये इससे ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं 12 की जगह ये क्या हो जाए, 20 हो जाए। अब 20 करके देख लेते हैं कि 20 में इसका साइज कितना हो गया है। 20 में आप देखोगे इतना हो गया। अब हम चाहते हैं इससे भी बड़ा हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके हाथ में है। अब आप क्या दे दीजिए, इसको 50 पिक्सल दे दीजिए। अब जैसे आप देखोगे कि 50 पिक्सल, 50 पिक्सल इसने ले लिया है। 50, 120, जितना आपका मन करे, आप अपनी जो आपकी कैपेसिटी है, आपको जिस हिसाब का फॉन्ट चाहिए, आप उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा होता है फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी। आप फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसका साइज़। अब हम देखेंगे कि हमारे कौन-कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। वही हम देखेंगे कि हमने मैक्सिमम टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं। हमने क्या-क्या कवर कर लिया, अपना क्रिएशन भी देख लिया है हमने, अंडरस्टैंडिंग भी देख लिया, लिंकिंग, बॉयलरप्लेट भी हम देख चुके हैं, सीएसएस को भी समझ चुके हैं, हाइट, विड्थ, डिव, क्लास, बैकग्राउंड कलर, कलर, और यहाँ हमने टेक्स्ट भी देख लिया है कि टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा क्या होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से इसमें वर्क करते हैं या हमारे किस तरीके से काम करता है। यहाँ हमने जो है बहुत बेसिक्स, बहुत आप देखोगे ना, बहुत बेसिक्स लेवल पे हमने यहाँ बात की है कि हमारा डिव क्या होती है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी सीएसएस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसएस हमारा किस-किस में किस-किस तरह से वो वर्क करती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ तक आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, जितना मैंने आपको बताया आप वो चीज़ खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें। H1 से H6 तक टैग बनाएँ, हर किसी का कलर चेंज करके देखें कि वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। जिससे आपको
ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। जो कि है हमारा बॉक्स मॉडल। अब बॉक्स मॉडल होता क्या है? इन सीएसएस द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन एंड लेआउट। जब भी आप सीएसएस में आपने कोई भी वेब पेज बनाया, आप जब भी उसके डिजाइन या लेआउट की बात करेंगे तो वहां हमारा बॉक्स मॉडल यूज होगा ही होगा। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। इसके अंदर कुछ कंटेंट होता है, जैसे कि हमारा पैडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने जो भी एलिमेंट है उसको डिजाइन कर पाते हैं, अपने एलिमेंट को मार्जिन दे पाते हैं, या अपने जो लेआउट है हमें क्रिएट करना है उसको हम क्रिएट कर पाते हैं इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से। ठीक है। अब ये मैंने एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारा कंटेंट आता है, उसके ऊपर पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हमारा पैडिंग, मार्जिन ये किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पूरा का ब्राउजर पेज है। ठीक है। अब आपने क्या करा कि एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, कुछ हाइट और कुछ विड्थ का। यह हमारी पूरी ब्राउजर स्क्रीन है। यहाँ आपने सीएसएस की हेल्प से बॉक्स क्रिएट कर दिया जिसके अंदर आपने लिख दिया वेब टेक, सिंपल। ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल आप देख रहे हो बिल्कुल चिपका चिपका है, लेफ्ट से भी और ऊपर से भी, टॉप से भी। आप चाहते हो थोड़ा शिफ्ट हो जाए, यानी थोड़ा ये मार्जिन ले ले। तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे? उस टाइम हमारा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन का। तो आप किस तरीके से यूज करेंगे कि हमें क्या देना है, मार्जिन कहाँ देना है, लेफ्ट देना है, कितना देना है, कितना देना है, 12 पिक्सल या 20%। ठीक है। पीएक्स यानी पिक्सल्स। आप ये जो मार्जिन, पैडिंग वगैरह देते हैं ये मैक्सिमम टाइम हम पिक्सल्स में देते हैं। हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं मार्जिन को, लेकिन पैडिंग को नहीं। पैडिंग हमेशा हम किस में देंगे? पिक्सल्स में देंगे। तो जैसे आप इसको मार्जिन देंगे लेफ्ट से और टॉप से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ इस तरीके से ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा हमारा वेब टेक लिखा हुआ। ये होता हमारा मार्जिन का काम। अब ये डिसेबल हो गया। ठीक है। अब हम चाहते हैं ये जो हमारा वेब टेक लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल इससे कंजेस्टेड है, यानी बिल्कुल इससे चिपका। ये तो मैंने थोड़ा ऐसे लिखा है, ये भी बिल्कुल इससे यानी इससे अटैच्ड है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये भी थोड़ा ऊपर और नीचे से ये भी थोड़ी पैडिंग ले ले। जब हमें जो हमारा पेरेंट है जब हमें उसे मूव कराना हो तो उस टाइम हम यूज करेंगे मार्जिन का। और उसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखा हो, यानी पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड ही तो है इसका। अगर मुझे इसको मूव कराना हो, इसको थोड़ी मार्जिन देनी हो, इसको थोड़ा गैप देना हो, तो उस टाइम में किसका यूज करूंगी? पैडिंग का यूज करूंगी। ये हमारा वर्क होता है मार्जिन और पैडिंग का। ये इस तरीके से हमारे वर्क करती है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट वो होता है जो भी टेक्स्ट आपको या इमेजेस आपको दिखती है वो हमारा कंटेंट होता है। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग होती है हमारी क्लियर एंड एरिया अराउंड द कंटेंट। जो भी कंटेंट के अराउंड जो भी एरिया होता है उसको क्लियर करने के लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं। बॉर्डर तो हमारा सिंपल है, जैसे हमारे एक तरीके से आउटलाइन वर्क करते हैं उसी तरीके से हमारा बॉर्डर वर्क करता है। अगर हम बॉर्डर दे देते हैं तो हमारा एक तरीके से आउटलाइन क्रिएट हो जाती है। मार्जिन हमारा सबसे मेन पार्ट होता है जो कि हमारे पेरेंट पे वर्क करता है। क्लियर एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर, जो भी हमारे आउटसाइड द बॉर्डर, जो भी हमारा, देखो आप देख रहे हो कि बॉर्डर के जो आउटसाइड का एरिया उसको क्लियर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मार्जिन का यूज करते हैं। तो हमारा कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। कंटेंट तो आपको क्लियर होगा, लेकिन आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है कि पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन क्या होता है। तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अपना मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर हम किस तरीके से देते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो चलते हैं अपने HTML फाइल की तरफ। अब मैंने क्या किया, डॉट बॉक्स यानी एक मैंने बॉक्स नाम की क्लास को क्रिएट कर लिया है। फिर मैं गई CSS फाइल पे, मैंने क्या किया, डॉट बॉक्स यानी मैंने उसको टारगेट किया। मैंने उसको विड्थ दे दी 20% और उसको हाइट दे दी 20% और उसको बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने रेड। ठीक है। अब हम जाएंगे HTML फाइल की तरफ, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। अब हम देख पाएंगे अपनी ब्राउजर स्क्रीन की तरफ कि जो हमने बॉक्स क्रिएट किया है वो हमें दिख रहा है। ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट कितनी है? 20%। अब हम जाते हैं, अब इसके अंदर हमें कुछ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? अब मैंने इसके अंदर एक H1 टैग बनाया, मैंने उसके अंदर लिखा फॉर एग्जांपल रैंडम टेक्स्ट लिख दिया मैंने, वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब हम देख पाएंगे कि ये हमारे ब्राउजर पे हमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम देख पाएंगे कि जो हमने बॉक्स क्रिएट किया है उसके अंदर हमें वेब टेक्नोलॉजी लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो बॉक्स है ये थोड़ा कंजेस्टेड सा लग रहा है कि ऊपर से भी लेफ्ट से भी बिल्कुल एकदम चिपका चिपका। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा ऊपर से भी और लेफ्ट से भी क्या ले ले, थोड़ी जगह ले ले, यानी थोड़ा मार्जिन ले ले।
तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन का, कि हमें जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट और चाइल्ड इसमें कौन है, ये जो हमारा बॉक्स है रेड कलर का वो हमारा पेरेंट है। जो हम मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, जो ये H1 टैग है, ये क्या है, चाइल्ड का वर्क कर रहा है। इसका पेरेंट कौन है, वो बॉक्स है। तो मैं अभी चाइल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी क्या कर रही हूँ कि जो हमारा बॉक्स है वो थोड़ा ऊपर से भी और लेफ्ट से भी थोड़ी जगह ले ले, तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन का। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मार्जिन इसको दे पाएंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी CSS फाइल में। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो हम मार्जिन, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है मार्जिन टॉप, मुझे मार्जिन देना टॉप से। टॉप से कितना देना है कि 10% मार्जिन ले ले वो टॉप से, और मार्जिन कहां से देना है, मुझे लेफ्ट से देना है। लेफ्ट से भी कितना ले ले, वो 10% मार्जिन ले ले। अब हम अपने इसको देखेंगे कि वो मार्जिन ले रहा है या नहीं ले रहा। अब हम देख पाएंगे अपने ब्राउजर स्क्रीन की तरफ कि जो हमारा बॉक्स है उसने टॉप से भी और लेफ्ट से भी क्या ले लिया, 10% का मार्जिन ले लिया है। तो अभी हमारे कंजेस्टेड सा नहीं लग रहा है। अब यहाँ तो आता है मार्जिन का कॉन्सेप्ट। अब पैडिंग जैसे से रिलेटेड है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे ये जो H1 टैग है, जो वेब टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल एकदम बॉक्स से बिल्कुल लेफ्ट से बिल्कुल भी उसे गैप नहीं मिला हुआ है, ऐसे ऊपर से भी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वेब टेक्नोलॉजी वो लेफ्ट से और टॉप से क्या ले ले, थोड़ा सा मार्जिन ले ले। तब वो देखेंगे कि मार्जिन वो किस तरीके से लेगा। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है हमारा पैडिंग का। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो H1 टैग है, हम चाहते हैं जो हमारा H1 टैग है वो क्या ले ले, पैडिंग ले ले। पैडिंग लेफ्ट से ले और पैडिंग क्या ले, हमारी टॉप से ले। अब पैडिंग जो हमने मार्जिन ली वो हमने परसेंट में भी हम दे सकते हैं, परसेंट में आपने दे दी, लेकिन जब हम पैडिंग देंगे तो हमेशा हम PX में देंगे। PX यानी पिक्सल्स में देंगे। जब भी आपको पैडिंग देनी हो तो पैडिंग आप किस में देंगे, पिक्सल्स में देंगे। हम मार्जिन भी पिक्सल्स में दे सकते हैं, लेकिन आप मार्जिन 1% अगर आप परसेंटेज में देना चाहे आप वहां दे सकते हैं, लेकिन आपको पैडिंग किस में देनी पड़ेगी, पिक्सल्स में देनी पड़ेगी। अब आपने क्या कहा कि जो हमारा पेरेंट के अंदर यानी जो हमारा H1 टैग है वो क्या ले ले, पैडिंग ले ले, यानी वो 10% 10 पिक्सल्स ऊपर से ले ले और 10 पिक्सल लेफ्ट से ले ले। अब हम जाएंगे अपनी ब्राउजर स्क्रीन की तरफ। हम देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वेब टेक्नोलॉजी, इसने क्या ले लिया है, अपना टॉप से भी 10 पिक्सल का गैप ले लिया है और लेफ्ट से भी 10 पिक्सल का गैप ले लिया है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन और पैडिंग का। अब पैडिंग और मार्जिन आई होप आपको क्लियर होगा कि जब हमें पेरेंट को कोई प्रॉपर्टी देनी हो, पेरेंट को हमें गैप देना हो, पेरेंट को हमें मार्जिन देना हो, उस टाइम हम यूज करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी का। जब हमें कोई किसी भी चाइल्ड को लेफ्ट या राइट से क्या करना हो, मार्जिन देना हो, उस टाइम हम यूज करते हैं पैडिंग का। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन और पैडिंग का। अब हमारा नेक्स्ट आता है बॉर्डर का, कि हमें बॉर्डर हम किस तरीके से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने बॉक्स बनाया, मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर ले ले। बॉर्डर किस तरीके से देंगे, बॉर्डर अब सबसे पहले आपको कितने पिक्सल का बॉर्डर देना है, यानी आपको कितना मोटा उसका जो बॉर्डर कितना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 पिक्सल का चाहिए। अब इसके बाद आता है किस कलर का चाहिए। पहले आप लिखेंगे सॉलिड, उसके बाद आप लिखेंगे कलर कि किस कलर का चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, यानी जो मेरा बॉर्डर है वो कितना हो, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर को। अब हम देख पाएंगे अपनी ब्राउजर स्क्रीन की तरफ कि जो हमने अपना बॉक्स है वो हमारा क्या ले रहा है, 2 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक बॉर्डर ले पा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ये क्या हमारा बॉर्डर है। तो ये हमारा पैडिंग, मार्जिन एंड जो हमारा बॉर्डर था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा कंटेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि हम मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर का किस तरीके से यूज करते हैं। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, मार्जिन हमारा पेरेंट के लिए यूज होता है, चाइल्ड के लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं, और बॉर्डर तो हम किसी भी एलिमेंट को नॉर्मली दे सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप करना, किसी चीज को हम ग्रुप करते हैं, वही हमारा CSS में ग्रुपिंग का वर्क होता है। अब ग्रुपिंग होती क्या है, द ग्रुपिंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल द HTML एलिमेंट विद द सेम स्टाइल डेफिनेशंस, यानी हमारे HTML के काफी सारे जो एलिमेंट्स अगर उनके पास सेम प्रॉपर्टी हो तो उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, ग्रुपिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारे जो भी H1, H2, H3, H4 पैराग्राफ कोई भी हमारा टैग अगर सेम प्रॉपर्टीज वो रखता है तो हम क्या करते हैं, उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, इट विल बी बेटर टू ग्रुप द सेलेक्ट टू मिनिमाइज द कोड। अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, कोड जो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कोड की जो लेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे हमारा कोड जो है काफी अच्छा होगा और यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ग्रुपिंग हम किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक H1 टैग है जिसको हम कलर रेड देना चाहते हैं और अलाइन आइटम्स क्या करना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट अलाइन क्या करना चाहते हैं, सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा।
अगर आपको कोई भी टेक्स्ट सेंटर में करना है तो आप ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। हमारा H1 ये है, H2 ये है, P हमारा एक P टैग है। H1, H2 एंड H3 में जो प्रॉपर्टीज है वो तीनों प्रॉपर्टीज सेम है, यानी जो भी हम कंटेंट लिखना चाह रहे हैं वो सेम ही चाह रहे हैं। कंटेंट अलग अलग है लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी सेम दे रहे हैं कि उसका कलर भी रेड हो और जो भी हम टेक्स्ट लिखे वो हमारे क्या है, सेंटर में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ग्रुप कर देंगे, यानी ये 3 है तो हम इन तीनों को ग्रुप करके एक सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि H1, H2, P की जो भी H1 में लिखा हुआ है, जो भी H2 में लिखा हुआ है, जो भी P टैग में लिखा हुआ है, उसका आप कलर रेड कर दीजिए और उसको टेक्स्ट लाइन कहाँ कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए, यानी जो भी लिखा हुआ वो कहाँ जाए, सेंटर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा H1 है उसके अंदर थिंक स्मार्ट लिखा हुआ है, H2 के अंदर राइट शार्प लिखा हुआ है, P के अंदर क्या हुआ है, दिस इज पैराग्राफ। ये हमारा कुछ मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि मैंने इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कंटेंट। अब जैसे ही आप इसको लाइव सर्वर करोगे, ओपन विद लाइव सर्वर करोगे, तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा कि जो आपकी ब्राउजर स्क्रीन है उस पर आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा। पहले थिंक स्मार्ट जो कि हमारा H1 में लिखा हुआ था, उसका कलर रेड हो गया और वो कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। H2 जहाँ राइट शार्प लिखा हुआ था उसका कलर भी रेड हो गया और वो कहाँ आ गया, हमारा सेंटर में आ गया। अब P टैग जो कि हमारा पैराग्राफ में लिखा हुआ था, दिस इज पैराग्राफ, वो भी हमें शो हो रहा है हमारी ब्राउजर स्क्रीन पर और वो भी उसका कलर भी रेड और वो भी कहाँ है, हमारा ब्राउजर स्क्रीन के सेंटर में। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ग्रुपिंग बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारी डायमेंशन इन CSS। अब डायमेंशनल बेसिकली क्या होती है, हाइट विड्थ, यही हमारी डायमेंशंस होती है। तो यही हम कुछ डायमेंशंस यूज करते हैं अपनी CSS में। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई भी एलिमेंट आपने बनाया तो एलिमेंट को आपको विजिबल करने के लिए उसको कुछ हाइट और विड्थ तो देनी पड़ेगी जब भी आप उसे ब्राउजर स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशंस का यूज करते हैं उस एलिमेंट को विजिबल करने के लिए। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे कि मैंने पहले प्रॉपर्टीज डिफाइन किए फिर उनकी डायमेंशन डिफाइन किए। जैसे कि पहली है हमारी हाइट, सेट द हाइट ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमें कोई भी एलिमेंट की हाइट को सेट करना है तो उस टाइम हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हाइट का यूज करेंगे। फिर आती है हमारी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का जब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमारा एलिमेंट की हाइट मैक्सिमम इतनी हो सकती है, उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, मैक्सिमम हाइट का यूज करते हैं। सेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट की, वो एलिमेंट की मैक्सिमम हाइट हम सेट कर देते हैं। मैक्सिमम हाइट में क्या होता है कि हमें अगर अपना एलिमेंट है कि एलिमेंट की हाइट इतनी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी, उस टाइम हम मैक्सिमम हाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ यानी इतनी तो होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये होता है हमारा मिनिमम विड्थ का। सेट द मिनिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट कि हमें पता हो कि इसकी विड्थ कितनी हो सकती है, 40% हो सकती है। तो 40 तो होगी मिनिमम, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है, उस टाइम हम यूज करते हैं मिनिमम विड्थ का। मैक्सिमम विड्थ सेम मैक्सिमम हाइट की तरह वर्क करता है कि जब हमें विड्थ हमें पता हो कि मैक्सिमम कितनी होगी, उस टाइम हम मैक्सिमम विड्थ का यूज करते हैं। इसी तरीके से मिनिमम हाइट का, मिनिमम हाइट जब सेट करते हैं जब हमें पता हो कि मिनिमम हाइट हमारी इतनी रहेगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो वहां हम यूज करते हैं उस टाइम मिनिमम हाइट का। सेट द मिनिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट आता है विड्थ। विड्थ तो सिंपल है, सेट द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। जब हमें किसी भी एलिमेंट को विड्थ देनी है उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, विड्थ का यूज करते हैं। ये हमारी 6 डायमेंशंस हैं जो कि हम काफी वाइडली यूज करते हैं और ये हमारी यूज होती ही होती है। इनकी हेल्प से आप क्या कर पाते हैं, अपने जो भी एलिमेंट है उसको ब्राउजर स्क्रीन पर विजिबल कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा CSS लेआउट्स। कि CSS लेआउट्स यानी जब भी आप CSS का लेआउट्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारी एक टॉपिक आता है पोजीशनिंग का। इसके अंदर ही आता है पोजीशन का, कि हम जो भी अपने एलिमेंट है उसको किस तरीके से पोजीशन करते हैं। तो वो कुछ हमारे टाइप्स होते हैं। पहला स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। ये हमारे 5 पोजीशंस हैं जो हम अपने एलिमेंट्स को दे सकते हैं। वही हमारा CSS लेआउट के अंदर आता है। तो ये है क्या, एलिमेंट्स आर देन पोजीशंस यूजिंग द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। अब एलिमेंट्स को हम किसका, जब भी आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज का यूज करना हो तब आप एलिमेंट को आपको पोजीशन देना पड़ेगा। जब भी आपको टॉप से 20%, राइट से 20%, अगर आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करना चाहते हैं तो आपको पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट आप इसका यूज, आप चाहते हैं कि आपने पोजीशन का यूज नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपका एलिमेंट 10% टॉप से 10% ले ले, तो वो नहीं लेगा। यही इसमें लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड और ये सब चीजें हमारी पोजीशन किस तरीके से वर्क करती है। पहली है हमारी पोजीशन स्टैटिक।
बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा एलिमेंट है, आप सीएसएस एलिमेंट को अगर कोई भी पोजीशन नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी क्या होती है, स्टैटिक की पोजीशन होती है। स्टैटिक यानी स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी। आप स्टैटिक को टॉप दे दें, बॉटम दे दें, राइट लेफ्ट दे दें प्रॉपर्टीज, वो उसे कोई भी इफेक्ट नहीं करती। स्टैटिक यानी वो रुक जाती है, वो वही हमारी फ्रीज हो जाती है। इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। पोजिशन फिक्स्ड, एन एलिमेंट विद पोजिशन फिक्स्ड, इट मीन्स इट ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस इवन इफ द पेज इज स्क्रोल। पोजीशन फिक्स्ड यानी इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, अगर आप स्क्रॉल करोगे पेज को तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह ही रहेगा। पहली बात तो अगर आप पोजीशन फिक्स कर देते हो तो आपकी जो एलिमेंट है वो वही रहेगा, आप स्क्रॉल करो या नहीं करो, आप स्क्रॉल कर ही नहीं पाते। ये होता है हमारा पोजीशन फिक्स्ड, जहां स्क्रोलिंग पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं होते। लेकिन आप अगर स्टैटिक में देखोगे तो जब आप स्क्रॉल करोगे कि आपकी जो एलिमेंट है वो स्क्रोलिंग के साथ मूव करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3 है। आपने इस एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये एलिमेंट हवा में उड़ गया, यानी इसकी जगह खाली हो गई। जब इसकी जगह खाली हो जाती है तो ये एलिमेंट इसकी जगह आ जाता है और ये इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट वर्क करता है। एंड पोजीशन रिलेटिव हमारे किस तरीके से वर्क करता है कि हमारा एक पेरेंट है, उसके अंदर हमने एक चाइल्ड बनाया है। अब हमने चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया तो चाइल्ड तो हमारा कहीं पे भी मूव कर सकता है, इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो चाइल्ड है वो कहाँ रहे, वो जो अपना पेरेंट है उसके अकॉर्डिंग रहे, उससे बाहर ना जाए। तो उस टाइम हमें जो पेरेंट दिया है उसको हमें क्या करना पड़ता है, पोजीशन रिलेटिव करना पड़ता है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। अब पहले हम उसको देखेंगे। अब हम देखेंगे अपना पोजीशन एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है और एक हमारे पास एलिमेंट 3 है, ठीक है। अब हमने जो एलिमेंट 2 है उसको हमने क्या दे दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। तो जैसे ही हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे तो वो कैसे आएगा, हमारा जो एलिमेंट है वो हवा में उड़ जाएगा, यानी वो कहीं पे भी मूव कर सकता है। अब उसकी जगह जो हमारा उसके पीछे वाला एलिमेंट है वो उसकी जगह ले लेगा। और जब हम ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको एलिमेंट 2 दिख रहा है, तो आपका एलिमेंट 2 दिखेगा, एलिमेंट 3 उसके नीचे छिप जाएगा। तो ये होता है हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट, यानी आप जिस भी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो वो अपनी जगह से उठ जाता है ऊपर और उसके पीछे वाला जो एलिमेंट है वो उसकी जगह आ जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन एब्सोल्यूट का। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे तो वो हमारा हवा में उड़ जाएगा, उसकी जगह हमारा एलिमेंट 2 आ जाएगा और एलिमेंट 3 एलिमेंट 2 की जगह आ जाएगा। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एलिमेंट 1 दिखेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन एब्सोल्यूट का। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे पोजीशन रिलेटिव का। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉक्स क्रिएट किया, वो जो कि हमारा ये बॉक्स, ये हमारा पेरेंट है। उसके अंदर हमने एक और बॉक्स क्रिएट किया जो कि हमारा एलिमेंट 1 है, यानी ये हमारा पेरेंट है और ये हमारा क्या है, चाइल्ड है। अब हमने इस एलिमेंट को क्या कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट हमारा ऊपर उठ जाएगा और वो अपने पेरेंट से कहीं पे भी मूव कर सकता है। अब हम इसे इधर मूव करें तो इधर हो जाएगा, इधर करें तो इधर हो जाएगा, टॉप से करें तो टॉप में पहुंच जाएगा, बॉटम में करें तो बॉटम में पहुंच जाएगा। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि हम इसे टॉप से बॉटम से जो भी मार्जिन दे रहे हैं तो वो अपने पेरेंट से भी बाहर जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है जो इसके अंदर है, जिसे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग टॉप बॉटम जो भी मार्जिन हम दे रहे हैं वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका पेरेंट है जो कि ये है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। अगर हमने इसको पोजीशन रिलेटिव कर दिया, अब हम इस एलिमेंट को कितना भी मूव करें, टॉप से 100 करें, 120 करें बॉटम से, तो वो इस पेरेंट के बाहर नहीं जाएगा, यानी वो अपना मार्जिन जो भी उसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से लेना है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग लेगा। अब वो इससे बाहर नहीं जा सकता। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव का। आई होप आपको क्लियर होगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट हमने कब यूज करेंगे, पोजीशन रिलेटिव हमें कब यूज करेंगे। आई होप आपको पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी क्या होता है, एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टिकी इज पोजीशंस बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजीशन। पोजीशन स्टिकी हम कर देते हैं तो जो हमारा एलिमेंट है वो यूजर के स्क्रॉल पे बेस करता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर हमें यूजर के
स्क्रोलिंग के बेस पे किसी भी को पोजीशन देनी है कि यूजर की स्क्रोल पर वो डिपेंड करे, तो उस टाइम हम क्या देंगे, उसकी पोजीशन स्टिकी देंगे। ये हमारी पोजीशन का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा यूजफुल है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहां हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि बेसिकली इसका मीन्स है क्या। देखेंगे अपने CSS लेआउट्स में जो हमारा पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट है कि वो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी हमें बना चुके हैं एक बॉक्स, ठीक है। अब हम इस पे ही अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा बॉक्स है मैंने उसको क्या दे दिया, पोजीशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टैटिक, ठीक है, पोजीशन स्टैटिक। अब जैसे हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो हम अपने ब्राउजर पे देखेंगे कि हमारा जो बॉक्स है वो सेम इसी तरीके का, कहीं पे भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्टैटिक का मतलब जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो वो स्क्रॉलिंग के साथ क्या हो रहा है, आपकी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये हमारा होता है स्टैटिक। स्टैटिक हमारा बाय डिफॉल्ट, जैसे अभी आपने इसे कोई भी पोजीशन नहीं दी थी तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो पोजीशनिंग थी वो क्या थी, स्टैटिक ही थी, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैटिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हम अपना फिक्स किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी जो हमारा बॉक्स है इसको ही हम पोजीशन स्टैटिक की जगह क्या दे देते हैं, इसकी पोजीशन कर देते हैं हम फिक्स्ड। फिक्स पोजीशन हम देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करेगी फिक्स पोजीशन। अब आप फिक्स पोजीशन में आप इसे कहीं पे भी मूव करें, कुछ भी करें, पहली बात तो इसमें स्क्रॉलिंग नहीं होती जब ये हमारा फिक्स पोजीशन होता है। तो फिक्स पोजीशन में हमारा क्या होगा, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, यानी जो इसकी पोजीशन है वो क्या हो गई है, वो फिक्स्ड हो गई है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है पोजीशनिंग फिक्स्ड का, ठीक है, ठीक है। अभी हमारा पोजीशन फिक्स्ड हो गया। अगर हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको डिलीट कर दिया फॉर एग्जांपल, अब ये जो बॉक्स की जो स्टेट है वो अब भी स्टैटिक ही है। आप समझ पा रहे हो कि स्टैटिक जो है बाय डिफॉल्ट है स्टैटिक, किसी भी एलिमेंट की स्टैटिक पोजीशन रहती ही रहती है। और फिक्स्ड हमने समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है पोजीशन स्टिकी। अब पोजीशन स्टिकी में हमने क्या किया कि स्क्रोलिंग की बेस पे हमारे क्या होगी, पोजीशन चेंज होती है। अब हम देखेंगे पोजीशन स्टिकी में हमारा क्या हो रहा है। अब जैसे आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारे एलिमेंट की पोजीशन है वो हमारी स्क्रोलिंग पे डिपेंड कर रही है। जैसे आप ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो तो ये हमारा एलिमेंट ऊपर जा रहा है, आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हो तो ये नीचे जा रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है हमारा पोजीशन स्टिकी का। तो स्टैटिक और फिक्स्ड ये हमारा काफी इजी कॉन्सेप्ट है कि पोजीशन स्टैटिक, फिक्स्ड और हमारा स्टिकी का। अब हम देखेंगे अपना पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन एब्सोल्यूट का। तो जो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाया तो वो आपको समझ आ गया होगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब हम उसी एग्जांपल को यहाँ इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव हमारा किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं जो भी हमने अब तक का कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने 3 बॉक्स लिए, डॉट बॉक्स 1, फिर हमारा क्या है इसी तरीके से इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया, ये क्या हमारा बॉक्स 3 हो गया। हमने 3 बॉक्स इस तरीके से क्रिएट कर लिए। अब हम उन्हीं बॉक्स को क्या देंगे, कुछ प्रॉपर्टी देंगे, CSS प्रॉपर्टी देंगे। मैंने क्या किया, उसकी विड्थ क्या हो जाए, विड्थ हो जाए हमारी 20%, हाइट भी क्या हो जाए उसकी सेम 20%। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर उसको क्या दे देते हैं हम, एक्वा, ठीक है। हमारा बॉक्स 1 इसी तरीके से हम तीनों बॉक्स को क्या दे देते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बॉक्स 2 कर दिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया, बॉक्स 3 कर दिया। अब हम इसको कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए इजीली कि ये हमारा कौन सा कलर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या कलर दे दिया, इसको मैंने दे दिया रेड कलर, ठीक है। अब हम देखेंगे ओपन विद, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो हम देख पा रहे होंगे कि हमारे जो तीनों बॉक्सेस है वो हमारी क्रिएट हो चुके हैं। ये हमारा बॉक्स 1 है, ये हमारा बॉक्स 2 है, ये हमारा क्या है, बॉक्स 3 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझना है। अब हमने फॉर एग्जांपल जो हमारा बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 है, मैंने इसको क्या कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ पोजीशन एब्सोल्यूट, यानी पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जो जिस भी एलिमेंट को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो वो क्या हो गया, एक तरीके से हवा में उड़ गया और जो उसके पीछे जो एलिमेंट है वो आगे आ गया। अब हम वो देख पाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट हमारा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो एब्सोल्यूट, यानी वो हवा में उड़ गया, वो हमें विजिबल नहीं है, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया, जो हमारा उसके पीछे वाला बॉक्स है वो हमारा क्या आ गया, आगे आ गया है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट।
आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो हमें नहीं दिख पा रहा है। अब हमें क्या देना है, उसको हम देते हैं कि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट तो कर दिया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, उसे टॉप से कुछ लेफ्ट से कुछ मार्जिन दे देते हैं। लेफ्ट से मैंने क्या किया कि वो 40% ले ले। अब हम जाएंगे कि देख पाएंगे कि वो हमें विजिबल है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बॉक्स है वो क्या हो गया, 40% मूव हो गया है। लेफ्ट से उसने क्या ले लिया, 40% का क्या ले लिया, मार्जिन ले लिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि उसने क्या ले लिया है, 40% का मार्जिन ले लिया है। अब ये जो लेफ्ट राइट ये जो पोजीशन होती है, आप लेफ्ट मूव करना, राइट मूव करना, ये आप जब भी यूज कर पाते हो जब आप अपने एलिमेंट को पोजीशन दो। ये नहीं कि एब्सोल्यूट दो, आप स्टैटिक दो, फिक्स दो, स्टिकी दो, कोई भी पोजीशन आप अगर अपने बॉक्स को देते हो या एलिमेंट को देते हो तभी आप लेफ्ट और राइट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट हटा दिया तो आप देख पाओगे कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, जबकि आपने उसको क्या दिया हुआ है कि वो टॉप से लेफ्ट से क्या ले ले, 20% या 40% मार्जिन ले ले, लेकिन वो नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पोजीशन का यूज नहीं किया है। जब भी आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव कराना हो तो आपको उसे पोजीशन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट। आगे आपको क्लियर होगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट हमने किस तरीके से वर्क करता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट को वर्क कराते हैं। बेसिकली पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट है वो हमारा एक तरीके से हवा में उड़ गया है, तो हमारा ये पोजीशन एब्सोल्यूट का वर्क इस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे अपना पोजीशन रिलेटिव का। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव को देखते हैं हम किस तरीके से वो वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है पोजीशन एब्सोल्यूट का। अब हम पोजीशन रिलेटिव को उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे कमेंट रह गया है तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने एक बॉक्स बनाया, डॉट बॉक्स। ये बॉक्स है, इसका ही अंदर एक इसका चाइल्ड बना है जिसको हमने बोल दिया स्मॉल बॉक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्मॉल बॉक्स, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल बॉक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया जो हमारा बॉक्स है डॉट बॉक्स जो है उसको मैंने क्या दे दी, विड्थ और हाइट दे दी। विड्थ मैंने दे दी उसको 40%, इसी तरीके से मैंने क्या दे दी, हाइट दे दी उसको 40%। उसको बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया मैंने उसको कैडेड ब्लू। ठीक है, फिर हम देखेंगे ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये हमारा जो बॉक्स है वो हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। अब हमारा जो छोटा बॉक्स है, अब हम उसको क्या देते हैं, उसको हम विड्थ और हाइट दे देते हैं ताकि हम देख पाए कि हमारा पोजीशन रिलेटिव किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जो हमारा स्मॉल बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स कंट्रोल सी, CSS में जाएंगे, डॉट, यहाँ हम देखेंगे कि डॉट कंट्रोल V स्मॉल बॉक्स है, उसको हमने क्या दे दी, उसको हमने विड्थ दे दी कि वो अपने पेरेंट की 40% विड्थ ले ले, हाइट भी अपने पेरेंट की 40% ले ले, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाए चॉकलेट। ठीक है, अब हम जैसे ही ब्राउजर स्क्रीन पर जाएंगे तो हमारा जो पेरेंट है यानी जो हमारा स्मॉल बॉक्स है वो हमें क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव का। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो उसका एलिमेंट है उसे हमें पोजीशन एब्सोल्यूट करना है ताकि हम उसे कहीं पे भी ब्राउजिंग स्क्रीन पे कहीं पे भी उसको मूव करा सके। तो जो हमारा स्मॉल बॉक्स है मैंने उसको क्या कर दिया, पोजीशन क्या दे दी, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या होगा, एक तरीके से वो हवा में उड़ गया, यानी वो उसके ऊपर आ गया है। ठीक है, अब इसको हम हाइट और विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हम उसको देख पाए। ठीक है, हाइट और विड्थ हमने उसको कम कर दिए, तब वहां अब हम ब्राउजिंग स्क्रीन पे जाएंगे तो वो हमारा शो होगा कि ये एक तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, यानी वो हवा में उड़ गया। अभी हमें दिख नहीं रहा है कि वो कहाँ है। ठीक है, ये हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। अब हम इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मैंने इसको बोल दिया कि वो हमारा लेफ्ट से क्या ले ले, लेफ्ट से 50% मार्जिन ले ले। 50% लेगा तो वो लेफ्ट से 50% ले लेगा। देख रहे हो आप कि जो हमारा पेरेंट है उसको ही वो छोड़ के चला गया, वो अपने अकॉर्डिंग ले रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये स्मॉल बॉक्स है वो अपने पेरेंट के अंदर ही ले, जो हमें उसे लेफ्ट राइट जो भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो अपने पेरेंट के अंदर, पेरेंट के अकॉर्डिंग ले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पेरेंट बॉक्स है उसको क्या बनाना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है पोजीशन रिलेटिव का। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसको क्या किया, इसके पेरेंट को क्या दी, पोजीशन रिलेटिव दी।
अब आप देख पाओगे कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन था वो हमारा वर्क करेगा। अब जो हमारे स्मॉल बॉक्स है वो किसके अकॉर्डिंग ले रहा है अपनी पोजीशनिंग, वो हमारे पेरेंट के अकॉर्डिंग ले रहा है। वो आप कहीं आप कितनी भी दे दो, 120 दे दो, कितनी भी चेंज कर लो, लेकिन वो अपने पेरेंट के बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन एब्सोल्यूट का। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव हमारे किस तरीके से वर्क करती है। आई होप आपको पोजीशनिंग वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोटिंग अलाइन। फ्लोटिंग अलाइन क्या है? द फ्लोट प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू अलाइन एन आइटम ब्लॉक एलिमेंट टू द लेफ्ट राइट सच एज अदर कंटेंट फ्लो अराउंड इट। हम फ्लोटिंग अलाइन एक हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है सीएसएस में जिससे हम अपने एलिमेंट को कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं। अलाइन यानी हम उसे अपनी ब्राउजर स्क्रीन पे लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, तो हम उसकी हेल्प फ्लोटिंग अलाइन की हेल्प से अपने एलिमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं या अपने एलिमेंट को प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि हम एलिमेंट को कहाँ रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मेरी एक इमेज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इमेज ली है, तो मैं चाहती हूँ कि ये इमेज जो भी मेरी ब्राउजर स्क्रीन है उसके हमेशा राइट में रहे। तो मैं उसको किस तरीके से प्रॉपर्टी दूंगी कि जो मेरी इमेज है सीएसएस में उसका फ्लोट क्या हो जाए, राइट हो जाए। तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो यानी जो भी आपकी इमेज है वो कहाँ हो जाएगी, ब्राउजर स्क्रीन के बिल्कुल शिफ्ट राइट में हो जाएगी, ये आपको आउटपुट मिलेगा। और इसी को ही अगर मैं फ्लोट लेफ्ट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारे ब्राउजर स्क्रीन के लेफ्ट साइड हमारी इमेज पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं टॉप करूंगी तो ये टॉप पे पहुंच जाएगी इमेज, बॉटम में बोलूंगी तो ये इमेज मेरी कहाँ अलाइन हो जाएगी, बॉटम में हो जाएगी। तो फ्लोटिंग अलाइन हमारी क्या प्रॉपर्टी है वो आपको क्लियर होगा कि हमें जब भी अलाइन करना हो अपने एलिमेंट को टॉप बॉटम राइट या लेफ्ट, उस टाइम हम इसका यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं? अ सूडो क्लासेस इज यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इस सूडो क्लासेस हमारी जब यूज होते हैं जब भी हमें किसी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को बताना हो कि हम ऐसा करें तो ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, आपने एक वही बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, आपने उसमें एक लिंक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। आपने क्या है, आपने एक लिंक क्रिएट कर दिया है कि हाँ फॉर एग्जाम्पल क्लिक मी, ठीक है, एक ये लिंक क्रिएट कर दिया है। अब लिंक हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एक हमारा एंकर टैग होता है उससे हम लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्लिक में मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ, जब मैं इस पे होवर करूँ तो इसका क्या कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ये होती है हमारी एक स्पेशल प्रॉपर्टी कि मैं ऐसा चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो हम सूडो क्लासेस की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं कि हमारी पहले तो हमें जो भी वो बनाए लिंक बनाए उसको हम एक क्लास देंगे ताकि हम उसे टारगेट कर पाए। तो वही कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारा लिंक है, जो कि लिंक क्रिएट किया है, जब मैं उसको होवर करूं, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है, जब मैं उसको होवर करूं तो उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगी, आप देखोगे जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और ये इसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो हम सूडो क्लासेस की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विजिटेड होगा कि आपने कोई भी लिंक को विजिट कर दिया है, एक बार आपने विजिट कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली आप चाहते हो कि जब वो विजिट हो जाए तो उसका कलर रेड हो जाए ताकि हमें पता चल जाए कि यूजर ने उसको विजिट कर लिया है। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है। आफ्टर, बिफोर, काफी सारी प्रॉपर्टी होती है सूडो क्लासेस में। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टाइल एंड एलिमेंट व्हेन अ यूजर मूव द माउस ओवर इट। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब यूजर मूव करे अपने माउस को तो अब हमारे एलिमेंट का कलर ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए। इस तरीके से हम जब भी स्टाइलिंग चाहते हैं तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, सूडो क्लासेस का यूज करते हैं। स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड स्टेट लिंक डिफरेंस। इसमें क्या होता है, हमें विजिटेड स्टेट को भी हम स्टाइल कर सकते हैं कि हमारा जब लिंक विजिट हो जाए तो उसका कलर ये हो जाए। अनविजिटेड स्टेट को भी दिखा सकते हैं, लिंक्स भी दिखा सकते हैं, होवर भी दिखा सकते हैं, आफ्टर, बिफोर। काफी सारे हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं सूडो क्लासेस में जिसकी हेल्प से हम अपने कोई सी भी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, वहां आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहां इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम अपना क्या देखेंगे, अपना कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम सूडो क्लासेस का किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। लिंक के लिए हमारे एक टैग होता है ए, यानी एंकर टैग। अब आप जैसे करोगे यहाँ इस टैग से आप क्या क्रिएट कर पाते हैं, आप लिंक क्रिएट कर पाते हैं। अब लिंक में यहाँ आपको जो लिखा हुआ चाहिए आप वो लिख, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, क्लिक मी।
अब आप जैसे ब्राउजर पे जाएंगे तो वहां आपको ये शो होगा। अब आप जाओगे तो ब्राउजर पे आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा क्लिक मी हमारा लिंक क्रिएट हो चुका है। ये हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। आई होप इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सिंपली हमने इसके अंदर ही मैंने क्या क्रिएट किया है, क्लिक मी का एक लिंक क्रिएट किया है। अब आप इस लिंक के थ्रू ही अपने सूडो क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगी, इसको क्लास देनी पड़ेगी ताकि हम सीएसएस में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको इसमें अप्लाई कर सके, यानी उसको सीएसएस में टारगेट कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख दिया, इसको क्लास दे दी प्राइमरी बटन, ठीक है। अब प्राइमरी बटन मैंने इसको क्या दे दी, क्लास दे दी। अब इसको हम टारगेट कर पाएंगे और इसमें जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज कर पाएंगे। अब यहाँ मैंने क्या किया है कि जो भी, अब हम इसको यहाँ क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। डॉट कंट्रोल वी, यानी जो हमारा प्राइमरी बटन है, हम चाहते हैं कि जब हम उस पर होवर करें तो क्या हो जाए, उसका कलर क्या हो जाए, हमारा चेंज हो जाए। अब कलर आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि कलर उसका क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ब्लू या वॉयलेट या बर्लीवुड हो जाए, क्योंकि अभी वो डार्क है तो लाइट हो जाएगा। अब हम जाएंगे अपनी ब्राउजर स्क्रीन की तरफ। अब अभी इसका कलर नॉर्मल है, डिफॉल्ट कलर है। अब जैसे आप इस पर होवर करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, हमारा बर्लीवुड हो जाएगा, यानी कलर इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसकी हेल्प से आप सूडो क्लासेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी की, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक हमारी काफी सारी होती हैं, अब हम इसमें एक और देख लेते हैं जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक हमने क्या देखी कि विजिटेड स्टेट, यानी विजिटेड स्टेट में हम क्या चाहते हैं कि जब उसे हम विजिट कर ले तो उससे हमारा कलर क्या हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक हो जाए। अब आप जाएंगे वहां तो आप देखोगे कि हमने एक बार उसको विजिट कर लिया है तो उसका कलर क्या हो जाए, क्या हो गया, ब्लैक हो गया ऑटोमेटिकली। ये डिफॉल्ट ही होता है, ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे, इनर जो ब्राउजर है उस पर हमारे ऑटोमेटिकली रन होती है और वो खुद ही चेक कर लेता है कि वो हमारा विजिटेड हो गया या नहीं हो गया। अब हमारा जो ये क्लिक मी है, इस लिंक को हम पहले ही विजिट कर चुके हैं, इसलिए उसका कलर क्या हो गया, हमारा ब्लैक हो गया है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा सूडो क्लासेस का, कि सूडो क्लासेस का हम इस तरीके से यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आई होप आपको सूडो क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नेविगेशन बार। नेविगेशन बार क्या होता है, आप जब भी कोई भी XYZ आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर टॉप में क्या लिखा हुआ दिखता है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखता है, वही हमारा नेविगेशन बार होता है। जैसे आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको क्या दिखता है, ऊपर यहाँ लिखा हुआ दिखता है, यहाँ आपको लोगो होता है किसी भी वेबसाइट का, यहाँ आपको क्या लिखता है, कुछ होम लिखा हुआ होता है, अबाउट लिखा हुआ होता है, कॉन्टेक्ट। तो ये जो लिखा हुआ था इसको ही हम बोलते हैं नेविगेशन बार या नेव बार। नेव बार की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारा जो वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली होता है और काफी एफिशिएंट वे होता है। तो नेविगेशन बार अब हम देखेंगे क्या होता है। CSS नेविगेशन बार ऑल्सो नोन एज नेव बार। नेविगेशन बार को ही हम नेव बार बोलते हैं। हेल्प यूजर नेविगेट थ्रू डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट में हमने काफी सारे सेक्शंस बना दिए, होम बना दिया, कॉन्टेक्ट, साइन इन, साइन आउट पेज। अब आप उसको किस तरीके से यूजर को दिखाएंगे कि वो उस पर क्लिक करे और वहां पहुंच जाए, कुछ तो दिखाएंगे आप। तो उसके हम नेविगेशन बार बनाते हैं, जिससे हमारा जो यूजर है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, जो वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है उनको विजिट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज स्टाइल यूजिंग CSS टू एनहांस इट्स अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी। हम इसमें CSS का यूज करते हैं ताकि हमारी जो अपीयरेंस है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो हमारा काफी अच्छा हो जाए और उसकी जो फंक्शनैलिटी वो भी काफी अच्छी हो जाए। यानी हम चाहते हैं कि हम इसको क्लिक करें तो इसका कलर चेंज हो जाए, या आप एनिमेशन लगा सकते हैं CSS की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, CSS की हेल्प से उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं, ठीक है। नेविगेशन बार हेल्प यूजर इजीली एक्सेस डिफरेंट सेक्शन और पेजेस। वही कि नेविगेशन बार किस लिए है, नेविगेशन बार हमें हेल्प करता है कि जो हमारा यूजर है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को इजीली एक्सेस कर सके, इसलिए हमारा नेविगेशन बार बनाया जाता है। जैसे कि अब मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट। आप न्यूज पे क्लिक करेंगे तो आप न्यूज वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप कॉन्टेक्ट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, ये हमारा एक नेव बार हम क्रिएट करते हैं, उसकी हेल्प से ये सब हम कर पाते हैं। हमारी एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, उसको हम समझेंगे, उसकी हेल्प से हम नेविगेशन बार को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 ये हमने क्रिएट कर लिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम वाइज आते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे रो वाइज आ जाए, यानी हमें जो आउटपुट मिले वो इस तरीके से मिले, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। जब भी हमें इस तरीके से अलाइन करना हो कि कोई भी एलिमेंट्स को हमें रो वाइज अलाइन करना हो, तो उस टाइम हमारी प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स।
डिस्प्ले फ्लेक्स, ये हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे आप कोई भी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं रो वाइज। ठीक है, अब उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स जब भी आप यूज करेंगे तो उसकी एडिशनल में दो प्रॉपर्टी हमेशा होती है। एक तो होती है हमारी जस्टिफाई कंटेंट, कि आपने जो भी कंटेंट है उसको आपको किस तरीके से जस्टिफाई करना है, यानी आप उसको सेंटर में रखना चाहते हैं या आप उसके बीच में इक्वली गैप चाहते हैं या गैप नहीं चाहते, जो भी प्रॉपर्टी है आपको यहाँ देनी पड़ेगी। और एक होती है अलाइन आइटम, कि आप जो भी आइटम है उसको कहाँ रखना चाहते हैं। तो अलाइन आइटम अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप सेंटर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा देनी ही होंगी, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम नेविगेशन एक सिंपल नैव बार को हम क्रिएट करते हैं जिससे हमारी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, देखेंगे अपना नैव बार का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि नैव बार हमारा होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया हुआ था कि हम एप्पल की वेबसाइट पर गए तो इसमें नैव बार क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये हमारा नैव बार सेक्शन होता है, जो कि स्टोर, मैक, आईपैड, आईफोन्स, वॉचेस, विजन, एयर ड्रॉप्स, टीवी, ये जो सब सेक्शन है ये सब किस में आ रहे हैं, नैव बार में। ऐसे आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर हम जाते हैं, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है उस पर अगर हम जाएंगे तो वहां पे भी हम देख पाएंगे कि हर वेबसाइट पे नैव बार होता है। ये जो हमारा ग्रोसरी, मोबाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लॉग इन कर सकते हैं आप यहाँ से, कार्ड, बिकम अ सेलर, ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा नैव बार सेक्शन है। इसी तरीके से आई होप आपको क्लियर होगा कि नैव बार सेक्शन हमारा होता क्या है। ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम नैव बार को क्रिएट करेंगे। नैव बार क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट कर ली नैव बार। ठीक है, उसके अंदर मैंने H3 यानी जो जो मुझे कंटेंट चाहिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले होम होगा, उसके अंदर जो मुझे दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, अबाउट। ठीक है, अबाउट, फिर उसके अंदर क्या होगा, फिर होगा हमारा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, ये हमारे 3 सेक्शन होंगे जो हमें एक बेसिक नैव बार हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम जाएंगे डॉट नैव बार को हम कुछ प्रॉपर्टी देंगे। क्या देंगे उसको, विड्थ तो हम फुल देंगे क्योंकि विड्थ हमेशा उसकी क्या रहती है, फुल रहती है। हम उसको हाइट दे देंगे कि 10% वो हाइट ले ले। और बैकग्राउंड कलर उसका क्या हो, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, ब्लैक। ठीक है, अब हमारा जो H3 है उसको हम देखेंगे, H3 का जो हम कलर कर देते हैं कि उसका कलर क्या हो, हमारा व्हाइट। ठीक है, अब जैसे आप इसे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो वहां हम देख पाएंगे कि हमारा एक नैव बार क्रिएट हो गया, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस। लेकिन आप देखोगे नैव बार में इस तरीके से कुछ नहीं रहता, हमेशा क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टली ये तीनों एक ही अलाइन में होता है। लेकिन ये हमारा क्या, ये कुछ इस तरीके से, हम क्या चाहते हैं कि ये हमारी एक ही लाइन में आ जाए, होम, अबाउट सेक्शन है इस तरीके से। अब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स में हमारे क्या होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से हम ये वर्क कर सकते हैं। तो डिस्प्ले, अब हम फ्लेक्स करेंगे, जब भी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो उसके साथ 2 प्रॉपर्टी हमेशा देंगे। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट में ये हमारा आता है कि हमें जो कंटेंट है वो हमें सेंटर में रखना है, कहाँ रखना है। तो मैंने क्या किया कि जो भी हमारा कंटेंट है वो हमारा स्पेस इवनली, यानी जो भी हमारे H3 है वो क्या ले लें, तीनों स्पेस इवनली यानी सेम सेम स्पेस ले लें। फिर होता है हमारा अलाइन आइटम्स, उसको हम कर देते हैं सेंटर। ये 3 प्रॉपर्टी ऐसी होती है जब भी आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना हो अपनी किसी भी हेडिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को, तो वहां आपको ये 3 प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी, तभी आपको एक ही लाइन में दिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा नैव बार क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे तो आप देख पाओगे कि हमारा नैव बार क्रिएट हो चुका है। यहाँ हमारा होम पेज, यहाँ अबाउट, यहाँ कॉन्टेक्ट अस। आप जब भी पहले कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको ये नैव बार सबसे ऊपर सेक्शन में मिलता है, जहां से आप मल्टीपल पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। यह हमारा एक सिंपल और बहुत बेसिक नैव बार है जो हमने क्रिएट किया है, जिससे हमारा जो नैव बार का कॉन्सेप्ट है वो आई होप क्लियर हो गया होगा कि नैव बार हमारा होता क्या है। ठीक है, यह हमारा इस तरीके से हम नैव बार को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, आई होप आपको नेविगेशन बार क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज स्प्राइट्स। अब इमेज स्प्राइट्स क्या होता है, CSS इमेज स्प्राइट्स आर अ सिंगल इमेज दैट कंबाइन मल्टीपल इमेजेस used to reduce page reloading time and bandwidth consumption। CSS इमेज स्प्राइट्स क्या होता है कि एक इमेज है उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज के अंदर ही एप्पल है, मैंगो है, काफी सारी इमेजेस हैं। ठीक है, फ्लावर्स है, पेन है, एक ही इमेज के अंदर मेरी काफी सारी इमेजेस है।
अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ मैंगो की जब जरूरत पड़े तो मैं इस इमेज से मैंगो को एक्सेस कर लूँ, एप्पल जब मुझे जरूरत हो तो एप्पल को एक्सेस कर लूँ। तो इस चीज को हम किस की प्रॉपर्टी की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि हमारा होता है इमेज स्प्राइट्स। इमेज स्प्राइट हमें हेल्प करता है कि हम सिंगल इमेजेस को, सिंगल जो हमारी एक ही यानी एक ही इमेज के अंदर जो मल्टीपल इमेजेस है उनको हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में उसको यूज कर सके। अब हम उसको यूज कैसे करते हैं, उसकी हाइट, विड्थ, पैडिंग वगैरह देके वो हम उसको मेजर करके वहां हम उसको फिर उसकी मेजरिंग देते हैं और सिंपली उसको यूज कर लेते हैं। इमेज स्प्राइट्स हमारा इस तरीके से वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारा जो पेज लोडिंग है एंड बैंडविड्थ कंजप्शन है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, आई होप इमेज स्प्राइट्स आपको क्लियर होगा। सिंपली क्या है कि सिंगल इमेज दैट कंबाइन मल्टीपल इमेजेस, वो होता है हमारा इमेज स्प्राइट्स। अब हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फास्ट पेज रिलोडिंग की जो हमारी रिलोडिंग है पेज की वो काफी ज्यादा फास्ट हो रही है और ये बैंडविड्थ जो है वो रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सीएसएस एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। सीएसएस एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हमारे क्या होते हैं। अब सेलेक्टर्स हमने देखे कि हम कोई भी एलिमेंट को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास का यूज करके, आईडी का यूज करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे एक सेलेक्टर होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक यानी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एलिमेंट को जब हमें स्टाइल करना हो तो उस टाइम हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इमेज, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी इमेज टैग इस तरीके से वर्क करता है, इमेज SCI, यहाँ आप सोर्स का लिंक डालते हैं ALT इक्वल टू इमेज की, मैंने इसको क्या दे दिया कि इमेज। अब मैं चाहती हूँ कि जो ये इमेज है उस पर बॉर्डर आ जाए ग्रीन कलर का, तो उस टाइम में किस तरीके से करूंगी या कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, उस टाइम हमारा आता है एट्रीब्यूट। यानी किसको आपको करना है, इमेज, फिर आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ALT इक्वल टू इमेज, यानी जो भी आपका आपने प्रॉपर्टी दी है उसको आप यहाँ लिखेंगे, जो भी आपने एट्रीब्यूट देना है कि जिससे हम उसको पहचान पाए कि इस एट्रीब्यूट, हमने एट्रीब्यूट दिया और कॉलन, ठीक है, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, की जो हमारा जो बॉर्डर है वो क्या हो जाए, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन हमारा हो जाए। तो ये इस तरीके से हमें किसी भी एलिमेंट को क्या करना हो, सेलेक्ट करना हो, उसके फंक्शनैलिटी चेंज करनी हो, उसके अंदर कुछ स्टाइल करना हो, उस टाइम हम इसका यूज करते हैं। ये सिंपल है, इसमें हम आप क्लास और आईडी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लास और आईडी इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हम उसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वही इसमें लिखा है द एट्रीब्यूट सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। ठीक है, वही इसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होगा आई होप। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पेज लेआउट एंड साइट डिजाइन। यानी कोई भी हमें आप वेबसाइट पे देखोगे या कोई भी आप पेज CSS की हेल्प से या HTML की हेल्प से कोई भी पेज क्रिएट करोगे तो उसका लेआउट क्या होता है। सिंपल, आपको ये तो आपको नॉर्मली आप देखते होंगे, किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट करते होंगे तो उसका लेआउट किस तरीके से होता है। उसका लेआउट कुछ इस तरीके से होता है कि आपको सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, नेविगेशन बार दिखेगा जहाँ उसका लोगो होगा, जहाँ कुछ सेक्शंस बने होंगे, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, कुछ इस तरीके से सेक्शंस बने होते हैं। फिर उनके बारे में कुछ लिखा हुआ होता है कि ये हमारी वेबसाइट, हमारी जो ब्रांड है वो ये है, कुछ इमेजेस लगी हुई होती हैं, कुछ इस तरीके से होता है। काफी ज्यादा बड़ी वेबसाइट है, स्क्रॉल करते 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 जाएंगे आप नीचे, हमारा एक सेक्शन होता है जहाँ क्या लिखा हुआ होता है, वेबसाइट का नेम, यहाँ कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स रहते हैं, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कुछ लोगो लगे हुए होते हैं, यहाँ कुछ कॉपीराइट ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, यहाँ 2024 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। हर वेबसाइट में आप देखोगे यहाँ एक ऐसा सेक्शन आपको मिलेगा। तो जो हमारा ये टॉप सेक्शन होता है इसको बोलते हैं हम हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में क्या होता है, हमारे नेव बार इंक्लूड होता है। ये जो हमारा होता है जहाँ आप कंटेंट, इमेजेस या वेबसाइट के बारे में पढ़ पाते हैं, ये हमारा होता है मेन सेक्शन। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है हमारा फुटर, जिसको हम बोलते हैं फुटर। ये हमारे कुछ पेज, एक पेज का लेआउट है कि आपको एक सिंपल लेआउट क्रिएट करना हो तो उसके अंदर ये हेडर भी होगा, मेन सेक्शन भी होगा और फुटर भी होगा। इसकी हेल्प से आप एक सिंपल पेज लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वही मैंने इसमें लिखा हुआ है। और जो साइट डिजाइन, आप समझे, साइट डिजाइन हमारा क्या होता है, आप GFG की वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ आपको एक साइट में मिलेगा, एक नेविगेशन बार की तरह ही होता है जहाँ आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको क्या सर्च करना है, आपको किस पेज पे जाना है, कि आपको ये वाले CSS के बेसिक्स पे जाना है, CSS एडवांस पे जाना है, आपको नेविगेशन बार पढ़ना है। तो ये जो हमारे साइड में खुलता है इसको बोलते हैं हम साइड बार। ठीक है, अभी पे आपको क्लियर होगा कि हमारा पेज लेआउट किस तरीके से होता है या हमारा साइड बार हमारा क्या होता है।
वही मैंने इसमें लिखा हुआ आर हेडर, जो हमारा हेडर सेक्शन होता है उसके अंदर लोगो होता है और नेविगेशन बार होता है। मेन सेक्शन होता है, मेन सेक्शन में जो भी हमारा आर्टिकल हो या जो भी हमारा मेन मोटिव होता है उस वेबसाइट का या जो भी हमें यूजर को दिखाना होता है वो हम लिखते हैं मेन सेक्शन में। लास्ट होता है हमारा फुटर। फुटर में हमारा क्या होता है, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, हमारा कुछ बस वही होता है, मेन सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, कॉपीराइट 2024 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है, वह हमारा होता है फुटर। ठीक है, ये हमारे 3 मेन सेक्शंस होते हैं। ये यूनिट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये यूनिट आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में हमने क्या देखा, 3 ईयर PYQs क्वेश्चन भी सॉल्व किए और AKTO लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा अपडेटेड सिलेबस था वहाँ के हमने सारे टॉपिक्स को भी कवर किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।